Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। ठीक है, तो अबाउट टू फिनिश है ये आपका चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, और एक लेक्चर और इसमें बचा हुआ है, तो वो ऑप्शनल है आपका, उसको एग्जामिनेशन से नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो लास्ट लेक्चर में हम उसको अटेंड करेंगे। ठीक है ना। और स्टूडेंट, हमने आपसे कहा था कि आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं हमसे पर्सनल क्लासेस लेने के लिए, तो प्लीज आप जो है जूम पे हमसे कनेक्ट होइए। ठीक है, और जूम पे कनेक्ट होने के लिए हमने जो क्राइटेरिया बोला था कि हमारा जो क्राइटेरिया है, मिनिमम हमारे पास 5 to 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई 5 to 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, वो आपका क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th से लेकर के बैचलर के जितने भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं बैचलर्स में, बैचलर्स के डिफरेंट कोर्सेज में जहां जहां भी जिस भी सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हर सेमेस्टर का आपको जो है मैथमेटिक्स के क्लासेज हमारे तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपने आसपास देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमसे जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे जो है आपके सिलेबस में पार्ट्स होते हैं, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथमेटिक्स भी आपको अगर हमसे क्लास लेना है तो आप हमसे जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स हो। ठीक है ना। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, स्किप कर दोगे तो आपका ही लॉस होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका जो है मिस हो जाएगा, और कोई ना कोई हो सकता है आपका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका जो है उसमें मिस हो जाए, और वही प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए। ठीक है ना। तो आराम से देखें वीडियोस को, और हमारी कोशिश रहती है कि वीडियोस को विद इन 30 मिनट्स में हम जो है लेक्चर को एंड कर दें। ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है, ठीक है, कि एक बार में आप उसको वॉच कर लें। तो हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 8 पे। ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 के 5.3 का पार्ट 2 जो है स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम 11 से लेकर के प्रॉब्लम 20 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर पे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग हो रही है यहां से। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 11 है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रॉब्लम 11, थोड़ा इसको देखें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान दें। इफ द सम of the first n terms, sum of the first n terms of an AP is given as 4n minus n square। अभी तक an के लिए आपको जो है फॉर्मूला दिया हुआ रहता था। ठीक है, उस ऑपरेटर में आप n की वैल्यू चेंज कर रहे थे और आपको a1 a2 a3 a4 ऐसे निकल जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर Sn के बारे में दिया हुआ, क्या दिया है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप जो है S1 निकाल सकते, S2 निकाल सकते, S3 निकाल सकते, जहां तक आपको निकालना है n की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और आपको जो है S1 S2 S3 जो भी आपको निकालना होगा वो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। और फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2 पूछ रहा है, S1 पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपका A2 पूछ रहा है, सेकेंड टर्म पूछ रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं। पहला क्या पूछ रहा है, S1। ठीक है, एक एक करके आप लिखते चलिए। यहां पे देखिए लिखा हुआ है S1 पूछा जा रहा है, S2 पूछा जा रहा है, फिर आपका A2 पूछा जा रहा है, फिर आपका A3 पूछा जा रहा है, फिर आपका A10 पूछा जा रहा है, फिर आपका AN पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, S1 S2 निकालना तो हमारे लिए आसान है। इस ऑपरेटर में हम n का वैल्यू जो है S1 के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे।
S2 के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखें इसको, S1 n इज इक्वल टू 1 रखने के बाद हमको क्या मिल गया, S1 की वैल्यू 3 मिल गई, S2 की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, और ऐसे ही S3 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है ना। इसको ऐसे हमने डॉट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे ही ये सीरीज हम n का वैल्यू डिफरेंट रख रहे हैं तो हमको s का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, n के करस्पॉन्डिंग आपका s का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो Sn का फॉर्मूला जब ये है, Sn इज इक्वल टू जब दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, दिया हुआ है ना स्टूडेंट, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। अब बताओ अगर हम n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, Sn माइनस 1। अब जहां जहां पे n है उसको आप क्या लिख देंगे, n माइनस 1 लिख देंगे, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे Sn माइनस 1, इसके हेल्प से जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके हेल्प से आप लिख सकते हैं, जो दिया हुआ ऑपरेटर उसके हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको Sn माइनस 1 नहीं निकालना है, अब तो आपने s के सारे टर्म्स निकाल लिए, आपको a के टर्म्स निकालने हैं, a के टर्म्स निकालने हैं। ठीक है ना। तो आपने नोट्स में देखा था, हमने एक नोट्स लिखाया था आपके लिए, उसमें बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा, an इज इक्वल टू हमने लिखाया था आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला जो है अब यहाँ पे काम आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि नोट्स को बहुत ध्यान से देखें और उसको मेमोराइज कर लें। ठीक है, मेमोराइज करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। आप देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से an का फॉर्मूला आप लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है ना। इसको आप चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, आसान है, सारे फॉर्मूला रख के आप इसको चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं an कैसे आता है। ठीक है, लेकिन आपको ड्राइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हो रहा है बस। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे देखें, हमने Sn और Sn माइनस 1 का वैल्यू पुट कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है ना। अब यहां पे देखें, Sn की जगह पे 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहां पे माइनस, फिर आपके ब्रैकेट में n माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका 4 माइनस n प्लस 1। ठीक है, इसको आप जो है सिंप्लीफाई करिए, सिंपल आपका जो है मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद आपको लास्टली क्या मिल जा रहा है, an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। ठीक है, an इज इक्वल टू क्या मिल गया सॉल्व करने के बाद, 5 माइनस 2n मिल रहा है ना। अब ये आपका क्या मिल गया, जनरल इक्वेशन मिल गया, जनरल इक्वेशन मिल गया, किसका, जनरल इक्वेशन मिल गया nth टर्म का। ठीक है, अब nth टर्म का जब आपको जनरल इक्वेशन मिल गया तो अब जो जो निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a10 निकालना है, an निकालना ही था, तो एक तो आंसर आपका यहाँ पे आ गया an। a1 आपका, a1 तो नहीं निकाला था, a2 निकालना है, तो a2 के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 1। a2 निकल गया, यहाँ पे देखें, ऐसे ही इन्होंने A3 निकाल लिया है, n की जगह पे 3 रख के, ऐसे ही इन्होंने A10 निकाल लिया है, n की जगह पे 10 रख के। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 12 पे। ठीक है, क्या कह रहा है 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी स्टार्टिंग के 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वो कौन से इंटीजर होने चाहिए, वो 6 से आपके डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, उसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, उसका लिमिट कहां से शुरू होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इन्होंने ये लास्ट टर्म तो बोला नहीं है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इन्होंने कहा है, और दूसरी कंडीशन क्या बोले हैं, 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला नंबर 6 से डिविजिबल कौन सा होगा, 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 12 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, 6 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए और ये इंफिनिटी तक ही आपका मामला चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके ये एपी का जो है आपको सीरीज लिख देना है कि एपी वो कैसा होगा, कौन सा एपी यहाँ पे आएगा। तो ये आपका एपी बन रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका जो बन रहा है वो ये बन रहा है, और इसमें नंबर्स कौन से आ रहे हैं, 6 12 18 24, ऐसे ही ये नंबर, ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती चली जा रही है 6 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, अब ये जब आपको एपी मिल गया तो आप यहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, डी इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, यानी 12 माइनस 6, दिस इज हाउ मच, 6। ठीक है,
n इज इक्वल टू फर्स्ट 40 बोला है, n इज इक्वल टू 40। अब बताइए सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल वाला कि आपका डी वाला। एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे डी हमको मिल रहा है, तो डी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सारे वैल्यूज को इसमें पुट करके जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल गया, एस 40 इज कमिंग हाउ मच, 4920। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 13 पे। ये 13 सेम लाइक आपका 12 प्रॉब्लम की तरह है। क्या इसमें कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 यानी n इज इक्वल टू क्या दे दिया, 15 दे दिया है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 के मल्टीपल में हो। तो आप सबसे पहले वो आप सीरीज लिख लीजिए जो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप जो सीरीज लिख पा रहे हैं यहाँ पे वो क्या आ रहा है, 8, 16, 24 यानी 8 का आपको सिंपली टेबल लिख देना है। ठीक है, तो 15 नंबर्स तक ये जाएंगे, 15 होंगे टोटल। टोटल कितने टर्म्स होंगे, 15 टर्म्स होंगे। और वो टर्म्स में क्या खास बात होगी कि वो 8 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, यानी 8 के मल्टीपल कहने के बाद कहने का मतलब ये हो गई कि आपका जो है 8 का जो है टेबल लिख देना है सिंपली। और कहां तक लिखना है, 15 तक लिखना है। आप चाहें तो 15 तक लिखें, नहीं तो अगर आप एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना चाह रहे हैं, आप डी का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, तो 5-6 टर्म लिख कर आप वहीं पे स्टॉप हो जाइए, डॉट डॉट लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया है। एन इज इक्वल टू 15, डी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। क्लियर है, सक्सेसिव माइनस प्रोसीडिंग, 16 माइनस 8 इज कमिंग हाउ मच, 8। अब इस जगह पे आप जो है वैल्यूज पुट करिए, n का वैल्यू पुट करिए 15/2, a का वैल्यू पुट करेंगे आपका क्या है, 8 है, तो 2 8 का कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे n-1 यानी आपका 14 हो जाएगा। 15 - 1 14 मल्टीप्लाई बाई आपका d क्या है 8 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल जा रहा है, s 15 इज कमिंग हाउ मच, 960। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 14 पे। क्या है आपका प्रॉब्लम 14, जरा देखें क्वेश्चन को ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो ऑड नंबर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऑड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ऑड नंबर की प्रॉपर्टी वो होती है कि वो नंबर जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो। क्या हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो। अगर 2 से डिविजिबल है तो ऑड नंबर आपका वो जो है नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर होगा। तो आप देखिए 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 से डिविजिबल है यानी ये इवन नंबर होगा, ऑड नहीं होगा। ठीक है, 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है। तो यानी ऐसे ही 2 के डिफरेंस पे आप जहां तक नंबर इंफिनिटी तक लिखते चले जाएं वो आपका जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपका नंबर का सीरीज कुछ ऐसा बन रहा है। 50 है आपका लास्ट नंबर, तो 50 तो 2 से डिविजिबल है, लास्ट टर्म आपका बन जाएगा 49। ठीक है ना, तो आपने ये एपी का सीरीज लिख दिया दिए हुए प्रॉब्लम के हेल्प से। जो दिया हुआ था वहां से आपने ये चीज क्लियरली लिख दी है। ठीक है ना, अब यहां से देखें आपको क्या क्या चीजें मिल जा रही है। जब ये सीरीज मिल गया तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, l इज इक्वल टू आपको मिल गया 49, और आपका जो है 49 l बोले या an बोले बात सेम है। d इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, कहीं से भी आप 2 टर्म उठा लीजिएगा। सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये सक्सेसिव होगा, इसमें ये प्रीसीडिंग होगा। 7 - 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 2। डी भी मिल गया आपको 2। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, अभी हमको जो है सम निकालना है। सम निकालने के लिए स्टूडेंट हमको n की जरूरत पड़ेगी। तो n हम कहां से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो यहां से एक अननोन n है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई किया आप और इस यहां से आपको मिल गया n इज इक्वल टू 25। फिर हमने ये फॉर्मूला एल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। एल वाला फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इस वजह से हमने एल का फॉर्मूला यूज कर लिया। आप चाहते तो दूसरा वाला भी फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू निकाल लेते। ठीक है ना, तो 25 टर्म्स होंगे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दिए। एन की वैल्यू 25, ए की वैल्यू आपका जो है 1, और एल की वैल्यू यहाँ पे जो है 49 रखने के बाद हमने जो है कैलकुलेशन किया, और लास्टली हमको आंसर मिल जा रहा है S25 इज कमिंग हाउ मच, 625। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जो है कमेंट करें, हम आपके जो है डाउट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 15 पे। ठीक है, क्या है 15th प्रॉब्लम, थोड़ा गौर से बस आप जो है पढ़ें पहले क्वेश्चन को, और वहां से आप जो है कंक्लूजन निकालें, और जो दिया हुआ डेटा है उसको बहुत आराम से लिखें, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जो है बड़ा स्टेटमेंट देखकर घबराइए नहीं,
एक एक लाइन, एक एक जो है आप पैराग्राफ तक आप जो है एक एक जो है उसको पढ़िए और देखिए एक एक लाइन में क्या आपको जो है रिजल्टेंट सामने आ रहा है उसको लिखते चलिए। जो भी रिजल्टेंट जैसे ही सामने आए उसको तुरंत आप जो है नोट डाउन करिए, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है, और उसमें क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन के काम में अगर वो डिले हो रहा है तो उसके पीछे उसको क्या पे करना पड़ेगा, पेनाल्टी फॉर डिले, पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। और पेनाल्टी का इन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब जो है इन्होंने बताया है पेनाल्टी कैसा रहेगा, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन यानी एक दिन अगर इन्होंने डिले किया, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, अगर मान लीजिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था 30 जो है अप्रैल का, 30 अप्रैल का अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है, 1 मई को ये फिनिश कर रहे हैं, यानी एक दिन डिले हो गया तो कितना इनको पे करना पड़ेगा, 200 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड डे डिले हो रहा है तो 250, थर्ड डे हो रहा है तो 300। द पेनाल्टी ऐसे ही और भी डेट्स में ये रूल अप्लाई होगा। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। क्या कह रहा है कि सक्सेसिंग डे में जो आपका पेनाल्टी लग रहा है वो कितना लग रहा है, ₹50 ज्यादा लग रहा है, किससे, प्रीसीडिंग डे से, यानी प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे इनको ₹50 यानी ज्यादा पे करने पड़ेंगे, किस चीज के लिए, पेनाल्टी फॉर डिले के लिए, ठीक है ना। तो इतना आपको डेटा अगर मिल गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पहले दिन इनको कितना जो है पे करना पड़ेगा, फर्स्ट डे डिले के लिए कितना 200, सेकंड डे डिले के लिए 250, थर्ड डे डिले के लिए 300। और इन्होंने एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दी कि जो इनका लास्ट मतलब जो इनका जो है सक्सेसिंग डे होगा और प्रीसीडिंग डे होगा उसमें डिफरेंस कितने का रहेगा, ₹50 का रहेगा, यानी नेक्स्ट डे इनको प्रीवियस डे से ₹50 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो थर्ड के बाद कौन सा डे आता है, फोर्थ डे आता है, तो फोर्थ डे में 300 प्लस 50 इनको पे करना पड़ेगा, यानी 350। सिमिलरली इनको फिफ्थ डे कितना पे करना पड़ेगा, फोर्थ से 50 ज्यादा, तो फोर्थ कितना है 350 प्लस 50, यानी हाउ मच 400। ऐसे ही ये इनका जो है सीरीज चलता चला जाएगा। तो यहां से जो आपका नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, आप जरा देखें, 200, 250, 300 बन रहा है ना, 350, 400, ऐसे ये सीरीज चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल जा रहा है, जो आपका फिक्स जो मनी है, जो आपका ₹50 है, वो हर दिन जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से D इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ₹50 मिल गया, ठीक है ना। इट इज क्लियर फ्रॉम द above terms these terms फॉर्म एनएपी विद कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200। कोई भी आप जो है सक्सेसिव प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 50 मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखें स्टूडेंट, आपको A मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 मिल गया, A5 मिल गया, ऐसे ही अप टू जहां तक इसको जाना है, ठीक है ना। अब देखें कहां तक इसको जाना है, अभी प्रॉब्लम है और आपको क्लियर करेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी। उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी जो है पेनाल्टी के फॉर्म में पे करना पड़ेगा, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने जो है 30 डेज काम में डिले किया है, तो यहां से 30 डेज जब डिले किया है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डेज, यानी एन की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और ए से लेकर के A15 तक भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यह आपका एपी का सीरीज मिल गया। तो आपके लिए आसान कौन सा फॉर्मूला होगा, डी मिल गया, डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप स्टूडेंट यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे 30, ए की वैल्यू रख देंगे आप कितना, फर्स्ट कितना है 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 400, n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 यानी 29, डी कितना है 50, 29 मल्टीप्लाई बाई 50। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आप यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद आप फाइंड आउट क्या कर पा रहे हैं कि S30 यानी 30 दिन के डिले के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा, ₹27,750, ठीक है ना। तो आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। सो द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ 30 डेज, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 16 पे, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, ठीक है। आपने इस लाइन को पढ़ा, यहां से आपको जो जो जानकारी मिली है उसको आप पहले लिखने की कोशिश करिए। क्या है कि एक स्कूल में स्टूडेंट के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे क्या दिया गया है, प्राइज दिया गया है। कितने रुपए का टोटल प्राइस दिया गया है, 700, यानी
7 स्टूडेंट के जो प्राइस दिया गया है, S7 की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 700 रुपीज। कितने स्टूडेंट के बीच में, 7, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको मिल गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, क्या कह रहा है, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन, क्या है, 20 रुपए कम होंगे, किससे, इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जो प्रीवियस जो स्टूडेंट को प्राइस मिला होगा, नेक्स्ट वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे। यही तो कहना चाह रहा है। यानी कि लेट द फर्स्ट प्राइज A1 इज इक्वल टू ए, हमने मान लिया जो पहला प्राइज मिला स्टूडेंट को वो कितना रुपये का मिला, ₹A का मिला। देन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट सेकेंड प्राइज विल बी व्हाट, जो आपका सक्सीडिंग जो ये प्राइस मिलेगा वो प्रीसीडिंग से 20 रुपया कम होगा। तो A2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A-20। ए क्या है, प्रीसीडिंग है, और प्रीसीडिंग से कितना लेस होना चाहिए, 20 लेस होना चाहिए। कितना लेस होना चाहिए, 20। तो A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, A-20। यानी ए पहले वाले को A मिला तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, A-20 मिलेगा। ऐसे ही तीसरे वाले को क्या मिलेगा, A2 से 20 रुपए कम, यानी प्रीसीडिंग से 20 रुपए कम मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही डॉट 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 A7 को कितना मिलेगा, आपका A6-20, यही तो बनेगा। तो जो दिया हुआ है आपका प्रॉब्लम में, उससे हमने जो है स्टेटमेंट के हेल्प से हमने मैथमेटिकली इसको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 कम मिल रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, -20 हो जाएगा। आप यहां से निकाल भी सकते हैं जो आपने इक्वेशन लिखा है उसकी हेल्प से। तो A2 - A1 इज इक्वल टू, ये सारे कॉमन डिफरेंस कहां से लिखते हैं, सक्सीसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीसिव माइनस प्रीसीडिंग। तो यहां से लिखने के बाद हमको क्या मिल गया, दिस इज कमिंग हाउ मच, -20। अब आप देख लें स्टूडेंट, आपको क्या क्या डेटा मिल गया, ए जो है आपको मिल गया है, ठीक है, सॉरी ए नहीं मिला है, ए नहीं मिला है, ठीक है ना, ए तो आपको निकालना है प्राइस की वैल्यू। एन आपको मिल गया हाउ मच, दिया हुआ है प्रॉब्लम में 7। S7 आपको मिल गया है, दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना है, 700। ठीक है, डी आपको मिल गया कितना, -20। ये भी आपके एक तरीके से प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये तीनों डेटा दिया हुआ है। अब आपको ए फाइंड आउट करना है। सिंपल, आप जो है वही फॉर्मूला यूज करें, डी वाला सम का फॉर्मूला यूज करें। तो S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700, n/2 यानी 7/2, 2a, 2a, a की वैल्यू नहीं पता है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। डी कितना है आपका, -20, और यहाँ पे n-1 यानी 7-1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट हमने ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हाउ मच, 160। ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 160 मिल गई। यानी जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो कितने रुपीस का होगा, 160 रुपीस का होगा। अब यहां से आप जो है इस फॉर्मूले पे आप ले जाकर रख दें, इस इक्वेशन में ले जाकर रख दें ए की वैल्यू, या उस स्टेटमेंट को फॉलो करें जो कह रहा था कि प्रीसीडिंग से 20 रुपए कम मिलेंगे। यानी ए अगर हमको 160 मिल रहा है तो A2 कितना मिलेगा, 160 से 20 रुपए कम, यानी 160 - 20 इज कमिंग हाउ मच, 140 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही A3 क्या होगा, आपका A3 क्या होगा, A2 से 20 रुपए कम, यानी 140 - 20, यह आ जाएगा 120। और फोर्थ प्राइस होगा 120 - 20 यानी 100, और ऐसे ही फिफ्थ हो जाएगा 100 - 20 इज 80, एंड सिक्स प्राइस आपका हो जाएगा 80 - 20 इज 60 रुपीज, एंड लास्टली सेवंथ प्राइस जो होगा वो 60 - 20 यानी 40 रुपीज का प्राइस होगा। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप जो है कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 17 पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखें, स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर से उसको लिखने की कोशिश करें। इन अ स्कूल, कोई स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी ट्रीज प्लांट करने के लिए स्टूडेंट ने सोचा है। ठीक है, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ इन्होंने क्या सोचा है, ट्रीज प्लांट करने के लिए सोचा है, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 2 है, जो भी है, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड जो भी है, उसमें क्या है कि सेक्शन है, और हर सेक्शन से ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी हर क्लास के हर एक सेक्शन के स्टूडेंट इस जो है प्लांटेशन में हिस्सा लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना,
विल प्लांट, ठीक है। विल बी द सेम एज द क्लास, यानी जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग वो जो है प्लांट लगाएंगे। मान लो फर्स्ट में अगर लड़का स्टडी कर रहा है तो कितना प्लांट लगाएगा, 1। सेकंड में अगर स्टडी कर रहा है तो कितना लगाएगा, 2। थर्ड में अगर स्टडी कर रहा है तो कितना लगाएगा, 3। ये कह रहे हैं। यहां तक अभी तक स्टेटमेंट आपका फाइनल हो गया है, ठीक है। इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है, जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1। वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्लास फर्स्ट का अगर स्टूडेंट है तो एक प्लांट जो है, एक ट्री का जो है वो प्लांट लगाएगा। सेक्शन 2 का आपका 2 जो है लगाएगा। ऐसे ही क्लास 12th के स्टूडेंट कितना लगाएगा, 12 लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में कितने सेक्शन है, हर क्लास में क्लास 1 में कितने हैं, 3 सेक्शन है। क्लास सेकंड में कितने हैं, 3 सेक्शन है। क्लास थर्ड में कितने सेक्शन, यानी हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। और वहां पे कहां तक है क्लासेस, टोटल 12th तक है, ठीक है ना। तो 12th में भी 3 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। इट इज क्लियर। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ये जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास इस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, अब आप बताएं कि वो टोटल कितना जो है ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले दिए हुए स्टेटमेंट की हेल्प से आप लिखें कि जो है हर क्लास के स्टूडेंट कितना जो है ट्री प्लांट कर रहे हैं। तो हमने n इक्वल टू 12 लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक वहां पे स्टडी हो रही है। तो यानी टोटल कितने क्लासेज हैं, 12 क्लासेज हैं, यानी 1 to 12। अब आप नंबर ऑफ ट्रीज देखें कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लास फर्स्ट का 1 ट्रीज प्लांट करेगा, लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन होने की वजह से क्लास 1 वाले बच्चे टोटल कितना प्लांट कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी टोटल जो है 3 जो है क्लास 1 के स्टूडेंट क्या करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसे ही क्लास सेकंड का स्टूडेंट कितना प्लांट करेगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग तो 2 करना है, लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन होने की वजह से टोटल कितना ये लोग कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास थर्ड का करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, फोर्थ का करेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही आपका 11th का करेगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 12th का करेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी पता चल गया कि हर क्लास के स्टूडेंट कितना ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट क्लास में बच्चे प्लांट कर रहे हैं उनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एल इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 36 आ जा रहा है। और ये जो सीरीज बन रहा है वो एपी का सीरीज बन रहा है, एक बार चेक कर लें आप, क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है आपका, फिर उसके बाद डॉट डॉट यहाँ पे 11th है, 33, यहाँ पे क्या है 36। आप देख रहे हैं सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज हाउ मच, 3। यानी ये क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस, it is forming the arithmetic progression, the number of set is forming arithmetic progression। जब arithmetic progression form कर रहा है तो अब आप फ्री हैं, आपको a पता है, l पता है, और आप चाहे तो d भी निकाल लें। तो जब l मिल गया तो d वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में वो a प्लस l। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 है तो s12 इज इक्वल 12 बाई 2 3 प्लस 36, और यहां से आपको आ गया s12 इज कमिंग हाउ मच, 234। यानी टोटल कितने ट्रीज जो है प्लांट करेंगे ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स, टोटल आपके जो है 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। सो टोटल 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 17 पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखें, स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर से उसको लिखने की कोशिश करें। इन अ स्कूल, कोई स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, यानी ट्रीज प्लांट करने के लिए स्टूडेंट ने सोचा है, ठीक है। इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ इन्होंने क्या सोचा है, ट्रीज प्लांट करने के लिए सोचा है, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 2 है, जो भी है, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड जो भी है, उसमें क्या है कि सेक्शन है, और हर सेक्शन से ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी हर क्लास के हर एक सेक्शन के स्टूडेंट इस जो है प्लांटेशन में
हिस्सा लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। विल प्लांट, ठीक है, विल बी द सेम एज द क्लास, यानी जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग वो जो है प्लांट लगाएंगे। मान लो फर्स्ट में अगर लड़का स्टडी कर रहा है तो कितना प्लांट लगाएगा, 1। सेकंड में अगर स्टडी कर रहा है तो कितना लगाएगा, 2। थर्ड में अगर स्टडी कर रहा है तो कितना लगाएगा, 3। ये कह रहे हैं, यहां तक अभी तक स्टेटमेंट आपका फाइनल हो गया है, ठीक है। इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है, जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1, वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्लास फर्स्ट का अगर स्टूडेंट है तो एक प्लांट जो है, एक ट्री का जो है वो प्लांट लगाएगा। सेक्शन 2 का आपका 2 जो है लगाएगा। ऐसे ही क्लास 12th के स्टूडेंट कितना लगाएगा, 12 लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में कितने सेक्शन है, हर क्लास में क्लास 1 में कितने हैं, 3 सेक्शन है। क्लास सेकंड में कितने हैं, 3 सेक्शन है। क्लास थर्ड में कितने सेक्शन, यानी हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। और वहां पे कहां तक है क्लासेस, टोटल 12th तक है, ठीक है ना। तो 12th में भी 3 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। इट इज क्लियर। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्टूडेंट्स इस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, अब आप बताएं कि वो टोटल कितना जो है ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले दिए हुए स्टेटमेंट की हेल्प से आप लिखें कि जो है हर क्लास के स्टूडेंट कितना जो है ट्री प्लांट कर रहे हैं। तो हमने n इक्वल टू 12 लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक वहां पे स्टडी हो रही है। तो यानी टोटल कितने क्लासेज हैं, 12 क्लासेज हैं, यानी 1 to 12। अब आप नंबर ऑफ ट्रीज देखें कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लास फर्स्ट का 1 ट्रीज प्लांट करेगा, लेकिन हर क्लास में 3 सेक्शन होने की वजह से क्लास 1 वाले बच्चे टोटल कितना प्लांट कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी टोटल जो है 3 जो है क्लास 1 के स्टूडेंट क्या करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसे ही क्लास सेकंड का स्टूडेंट कितना प्लांट करेगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग तो 2 करना है, लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन होने की वजह से टोटल कितना ये लोग कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास थर्ड का करेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, फोर्थ का करेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही आपका 11th का करेगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 12th का करेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी पता चल गया कि हर क्लास के स्टूडेंट कितना ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट क्लास में बच्चे प्लांट कर रहे हैं उनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एल इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 36 आ जा रहा है। और ये जो सीरीज बन रहा है वो एपी का सीरीज बन रहा है, एक बार चेक कर लें आप, क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है आपका, फिर उसके बाद डॉट डॉट यहाँ पे 11th है, 33, यहाँ पे क्या है 36। आप देख रहे हैं सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज हाउ मच, 3। यानी ये क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस, it is forming the arithmetic progression, the number of set is forming arithmetic progression। जब arithmetic progression फॉर्म कर रहा है तो अब आप फ्री हैं, आपको a पता है, l पता है, और आप चाहे तो d भी निकाल लें। तो जब l मिल गया तो d वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 है तो s12 इज इक्वल 12 बाई 2 3 प्लस 36, और यहां से आपको आ गया s12 इज कमिंग हाउ मच, 234। यानी टोटल कितने ट्रीज जो है प्लांट करेंगे ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स, टोटल आपके जो है 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। सो टोटल 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 18 पे, ठीक है। क्या कह रहा है प्रॉब्लम 18, बहुत अच्छे से इसको देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझना ही आधा आंसर होता है, ठीक है। अगर आप सही से क्वेश्चन समझ गए तो आप समझिए कि आपने आधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। देखें क्या कह रहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल बन रहा है सेमी सर्कल्स यानी सक्सेसिव, यानी ये जो है नेक्स्ट 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 ऐसे करके आपका सेमी सर्कल के हेल्प से क्या बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। अल्टरनेटली एक बार ए को सेंटर मार करके जो है सेमी सर्कल हो रहा है, एक बार बी को मान करके, फिर उसके बाद ए को, फिर उसके बाद बी को, ऐसे ही अल्टरनेटली ये चल रहा है। कहां तक जा रहा है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, कहां से स्टार्ट करना है, ए सेंटर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें डायग्राम दिया हुआ है,
आपके प्रॉब्लम में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार ए सेंटर को मान करके ये सेमी सर्कल ड्रा हुआ है, फिर एक बार बी को सेंटर मान करके ये आपका सेमी सर्कल ड्रा हुआ है, फिर आपका थर्ड जो बनेगा वो ए को सेंटर मान करके ड्रा किया गया है। ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कल ड्रा हो रहा है विद रेडियस। इन्होंने रेडियस यहाँ पे दे दिया है, बिना रेडियस के आप कैसे सर्कल ड्रा करेंगे, तो रेडियस इन्होंने दे दिया है। एक बार ए पे जब रख रहे हैं तो रेडियस 0.5 है, बी पे जो है आपका 1.0 हो जा रहा है, फिर आपका ए पे 1.5 हो जा रहा है, फिर आपके बी पे 2.0 हो जा रहा है, यानी ऐसे ही आपका बढ़ता चला जा रहा है, एज शोन इन फिगर 5.4, जो कि आपके फिगर 5.4 पे दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड। यहां पे पूछ रहा है कि इस तरह स्पाइरल बनाने के लिए व्हाट इज द टोटल लेंथ क्या होगा ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप टू 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। यानी कितने कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स इसमें इंक्लूड कर रहा है, कितने के लिए पूछ रहा है, 13 के लिए पूछ रहा है। यानी n इज इक्वल टू इन्होंने क्या दे दिया है, 13 दे दिया है। यानी 13 सेमी सर्कल जो बनेगा, जो 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे, उसके हेल्प से जो आपका स्पाइरल बनेगा उसकी लेंथ टोटल क्या होगी। आपको 13 सेमी सर्कल की लेंथ पता करना है, यानी S13 की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। हिंट में फिर दिया हुआ है लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल का लेंथ इन्होंने दे दिया है सक्सेसिव L1 L2 L3 L4 अप टू L13, ठीक है ना। विद सेंटर्स ए बी डॉट 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 रेस्पेक्टिवली। यानी एक बार ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, उसको सेंटर मानते हुए डिफरेंट रेडियस के साथ यहाँ पे 0.55 इंक्रीज करते जा रहा है। हम रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे और हम जो है सेमी सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे। उसके हेल्प से जो आपका क्या बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, वो सेमी सर्कल के स्पाइरल का जो है 13th सेमी सर्कल जो स्पाइरल्स बना रहे हैं उसका आपको जो है टोटल लेंथ पता करना है। टोटल लेंथ कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, आपको सम ऑफ द 1 to 13 सेमी सर्कल आपको बताने हैं। तो आप देखिए, अब दिए हुए स्टेटमेंट से आप जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। सॉल्यूशन में आप क्या पहले पाते हैं कि n इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग, दिस इज द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, नॉट द फुल पेरीमीटर। हाफ के बारे में बात हो रही है, हाफ से जो आपका स्पाइरल बन रहा है, हाफ के बाद जो आपका स्पाइरल ऐसे ही बन रहा है, यानी ये L1 L2 ये आपका L3 हो जाएगा, ये आपका L4 हो जाएगा, ऐसे कहां तक जा रहा है, L13 तक जा रहा है। तो इससे जो स्पाइरल बन रहा है हाफ पे, तो हाफ सेमी सर्कल क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, यानी ए को आपने सेंटर मान करके जो पहला आपने 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का जो आपने ये सर्किल ड्रॉ किया है, उसमें क्या कह रहा है, हाफ के बारे में आपको बात करनी है। तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर, हाफ मतलब आधा, तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, इट मींस हाउ मच, पाई आर। यानी हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल। L1 इज इक्वल टू आ गया आपका पाई आर। पाई आर कहां से आया, हमने दिखा दिया आपको, यानी पाई तो एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे दिया हुआ भी है, 22/22/7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको L1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0.5 पाई। ऐसे ही L2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई आर। आर यहाँ पे डिफरेंट है ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई पाई इट मींस पाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1.5 पाई। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2.5। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 पाई। यानी ये जो आपका पाई का जो ये सेट मिल रहा है, ये जो नंबर का जो सेट मिल रहा है, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट आया 0.5 पाई, यहां पे देखें 0.5 पाई। सेकेंड क्या आएगा, 1 पाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 1.5 पाई। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती जा रही है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ गया, वही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखें फॉर्मूले पे, इसमें हम लोग जो है वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या क्या निकाल लिया था, n इज इक्वल टू हमारा 13 दिया हुआ था प्रॉब्लम में, ठीक है। a इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, 0.5 पाई आया था, ठीक है। d इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, d का वैल्यू कितना आ रहा था, 0.5 पाई आ रहा था, ठीक है। n पता है, a पता है, d पता है। अब आप बताइए S13 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। L वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपने d का वैल्यू
पता कर लिया है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सारा वैल्यू पुट करिए, n 13/2 हो गया और आपका a 2a लिखा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाई क्या हो जाएगा, पाई आएगा, ठीक है। सिंपल आपका मल्टीप्लीकेशन है, n-1 यानी 13-1 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 0.5 पाई है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट हमको क्या मिल रहा है, S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 11 and this is coming how much 143 centimeter. So total length is 143 centimeter made up of 13 consecutive semicircles. यानी 13 सेमी सर्कल को बनाने के लिए टोटल हमको कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, 143 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। या 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कितना आएगा, 143 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 19 पे, ठीक है। क्या कह रहा है आपका ये प्रॉब्लम, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आपके लॉग्स रखे हुए हैं 200, टोटल कितने लॉग्स रखे हुए हैं, 200 लॉग्स रखे हुए हैं इन द फॉलोइंग मैनर। मैनर में बता रहे हैं किस हिसाब से रखा गया है, क्या जो है यहाँ पे तरीके से रखा गया है, देखिएगा 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी लास्ट रो में कितने रखे गए हैं, 20 लॉग्स रखे गए हैं। इसको आप काउंट भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 20 लॉग्स। 19 इन द नेक्स्ट रो, अब 20 के बाद वाला जो रो है 20 के ऊपर वाला, यानी इस पे कितने रखे गए हैं, 19 रखे गए हैं। लास्ट वाले रो पे 20, लास्ट यानी आपका an कितना है 20, an-1 कितना है 19, an-2 कितना है आपका 18, ठीक है ना। ऐसे ही रो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे लॉग के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कह रहा है कि टोटल कितने रोज में ये हमारे 200 लॉग्स रखे हुए हैं, नंबर ऑफ रोज बताना है, यानी n इज इक्वल टू व्हाट। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो कहें या आप जो है फर्स्ट रो कहें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही बन रहा है ना रो, और आपको a इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट, यानी a की वैल्यू निकालनी है और आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। a की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ डेटा है उसके हेल्प से आप जो है इसे लिखने की कोशिश करें। देखें क्या है, लेट द नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप रो इज a, हमने क्या मान लिया, जो सबसे टॉप पे जितने लॉग्स रखे हुए हैं उस रो को हमने a मान लिया। एंड द टोटल नंबर ऑफ रोज इज n टू प्लेस 200 लॉग्स, यानी 200 लॉग्स को रखने के लिए इस मैनर में हमने मान लिया कि n रोज बन रहे होंगे, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द मैनर्स ऑफ पुटिंग द लॉग्स आर मेकिंग एन एपी, ये जो मैनर बताया गया है लॉग्स को रखने का, उससे ये क्लियर हो जा रहा है कि ये किस सीरीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे अरिथमेटिक में है, ए आपका पहला रो में कितने हैं लॉग्स, ए लॉग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कितने होंगे, a+1 होंगे, उसके नेक्स्ट में कितने होंगे, a+2 होंगे। ऐसे ही क्या कह रहा है, 18th में आपके 18 होंगे, 19th में 19 होंगे और 20th में कितने होंगे 20, यानी लास्ट रो में आपके कितने होंगे 20 लॉग्स रखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो यानी एक एक जो है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एक एक आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, d इज इक्वल टू 1, यहां से कॉमन डिफरेंस क्या पता चल जा रहा है, d इज इक्वल टू 1। आप देखें सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसिव क्या बन रहा है, ये आपका लास्ट में कितने रखे हुए हैं, लास्ट में कितने रखे हुए हैं 20 और उसके ऊपर कितने रखे हुए हैं 19, आ गया कि नहीं आ गया 1। ऐसे ही अगर मान लो इन दोनों को पकड़ लो, लास्ट में कितने रखे हुए हैं 19 और उसके ऊपर वाले में कितने रखे हुए हैं 18, तो कितना आ जा रहा है, डी का वैल्यू आ जा रहा है 1। यानी हमको पता चल गया कि ये जो रखने का मैनर बन रहा है ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 1 पता चल गया, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और देखते हैं हमको n निकालना है और a निकालना है। दो अननोन आएंगे तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, या दो इक्वेशन नहीं बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने सारे वैल्यू पुट कर दिए और यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, a प्लस n इज इक्वल टू हाउ मच 21, ठीक है। आपने पहला फॉर्मूला यूज करके एक आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 1। सो यूजिंग द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है ना। a प्लस l का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग पता है, ठीक है ना। तो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग पता है, इसलिए हम जो है l वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। Sn क्या है 200, टोटल कितने लॉग्स हैं 200 हैं, एंड दिस इज कमिंग योर इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। n इसको सॉल्व करने के बाद जो मिल रहा है n ब्रैकेट में a plus 20 is equal to how much 400. Putting the value of x from equation number 1 we get. हम क्या कर रहे हैं अभी above equation 2 में हम जो है above equation 2 में हम जो है क्या कर रहे हैं a का वैल्यू putting the value of a from equation number 1. तो a का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे n है और a की जगह पे क्या हो जाएगा a plus 20, तो a की जगह पे 21 माइनस n बनेगा कि नहीं बनेगा उस इक्वेशन से, और प्लस आपका 20 यहाँ का इज इक्वल टू 400. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे आपको लास्टली क्या मिल जा रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जा रहा है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू हाउ मच 0. तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट आप फैक्टराइज करिए और फैक्टराइज करने के बाद आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. तो n की कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप, n की दो वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 25. बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल. व्हाई? n का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए. तो आपका 16 भी पॉजिटिव होल नंबर है और 25 भी आपका पॉजिटिव होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है ना. अब क्या है, ठीक है स्टूडेंट, तो वहां से हमारे दोनों जो n के वैल्यू थे वो क्या थे, एक्सेप्टेबल थे. n इज इक्वल टू 16 भी एक्सेप्टेबल था और n इज इक्वल टू 25 भी क्या था, एक्सेप्टेबल था. क्या था, एक्सेप्टेबल था. अब यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे और जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जो बना हुआ आपका पहला इक्वेशन था, इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, 16 पुट कर दिया. इट मींस दैट इज a इज कमिंग व्हाट 5, यानी टॉप वाले रो पे कितने जो है लॉग्स रखे हुए होंगे, 5 लॉग्स रखे हुए होंगे. ठीक है, इट इज पॉसिबल. a इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है कि नहीं है, 5 एक नंबर है और लॉग भी 5 जो है उसके ऊपर रखे जा सकते हैं. तो इट इज क्लियर कि आपका a इज इक्वल टू 5 क्या है, पॉसिबल है. तो n इज इक्वल टू 16 के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, जो कि आपका सही है. ठीक है. अब चलिए, इफ वी कंसीडर द नंबर ऑफ रोज n इज इक्वल टू 25, क्योंकि n की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल थी, दोनों पॉसिबल थी, तो एक बार n इज इक्वल टू 16 पे निकालेंगे और एक बार n इज इक्वल टू 25 पे निकालेंगे. तो जब n इज इक्वल टू 25 रख रहे हैं और इक्वेशन 1 में जब ये n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, a इज कमिंग -4. अब ये तो भाई दिक्कत की बात हो गई ना, a का वैल्यू कभी माइनस में हो सकता है, लॉग्स कभी माइनस में हो सकते हैं, यानी आपके फर्स्ट रो में -4 लॉग्स रखे हुए हैं. इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल. a ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव होल नंबर फॉर द लॉग्स. लॉग्स के लिए a हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर्स होना चाहिए. बट इट इज कमिंग नेगेटिव नंबर्स, देन इट विल नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ लॉग्स नेवर बी इन नेगेटिव नंबर्स. नंबर ऑफ लॉग्स क्या होंगे, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं. तो पॉजिटिव में जो आ रहा है वही आंसर अब हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 5. यही आपका फाइनल आंसर होगा. Therefore, there are 16 rows, यानी n is equal to 16 and 5 logs placed in the top row. ठीक है ना. तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेंथी था थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो इसको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. दो इक्वेशन बने थे और वहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया था n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जो है बहुत आसानी से जो है उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इनका दो वैल्यू मिला था, n इज इक्वल टू 16 और 25, और फिर हमने n का डिफरेंट वैल्यू रख करके a का वैल्यू निकाला और लास्ट में हम देख रहे हैं कि a का एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दूसरा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है. इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ऐसे ही आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी आप बुक को पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कहीं से भी सवाल पुट अप कर सकते हैं, आप फ्री हैं. ठीक है ना. तो आप हमसे सवाल पूछें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. ठीक है ना. तो चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रॉब्लम पे. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 20 पे. ठीक है. क्या कह रहा है आपका ये प्रॉब्लम नंबर 20, थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करें. क्या कह रहा है, इन ए पोटैटो रेस हो रहा है. अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बकेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. यहाँ पे पहला पोटैटो रखा हुआ है और ये बकेट से कितने डिस्टेंस बना रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस बना रहा है, जो कि डायग्राम में भी क्लियरली दिख रहा है आपको. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन. और उसके बाद जो दूसरा पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पे है, सारे के सारे पोटैटो अब 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ठीक है ना. ठीक है.
देन सॉरी देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, लाइन में कितने पोटैटोज रखे हुए हैं, 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है। ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर जो है वो बकेट से स्टार्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे करीब के पोटैटो को उठा रहा है, रन बैक्स विद 8 और उसके साथ वो लेकर के वापस आ रहा है, ड्रॉप्स इन द बकेट, क्या कर रहा है, कंपटीटर यहां से स्टार्ट कर रहा है और पहले पोटैटो को उठाया और उठा करके लाके कहां रख दिया, बकेट में रख दिया, फिर यहां से भागा दूसरे पोटैटो को उठाया और लाके कहां रख दिया, बकेट में रख दिया, ठीक है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, ये प्रोसेस वो तब तक फॉलो कर रही है कंप्यूटर जब तक सारे पोटैटोज फिनिश ना हो जाए, आपके बकेट में ना आ जाए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, आपको पता करना है कि ये 10 पोटैटोज को बकेट में पुट करने के लिए इस कंप्यूटर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, यानी s इज इक्वल टू 10 तक का आपको डिस्टेंस बता देना है, यानी 10 पोटैटोज हैं तो 10 बार वो गई होगी, 10 बार आई होगी, यानी S10 तक आपको पहुंचना है। तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको आप लिखें, सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए कितना उसने ट्रेवल किया, थर्ड को उठाने के लिए उसने कितना ट्रेवल किया, सबको आप जो है लिखिए और फिर आप जो है टोटल निकाल करके देखें, A1 से लेकर के A10 तक मिल जा रहा है, जब A1 से A10 मिल जाएगा तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिएगा और आप जो है आसानी से टोटल डिस्टेंस बता सकेंगे, ठीक है। तो देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर 5.6, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसके हेल्प से हमको ये क्लियरली दिख रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपटीटर फॉर फर्स्ट पोटैटो टू पिक एंड रिटर्न द बकेट, टू पिक एंड रिटर्न द बकेट, पहले पोटैटो को उसने उठाने के लिए कितना ट्रेवल किया, पहले यहां से दौड़ी होगी 5 मीटर, 5 मीटर गई तो उसको क्या मिल गया, पोटैटो मिल गया, फिर उसको वो ड्रॉप करने आई, यानी 5 गई 5 आई, यानी टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर का ट्रेवल किया टू पिक द फर्स्ट पोटैटो एंड रिटर्न बैक। फिर अब दूसरे पोटैटो के लिए वो दौड़ रही है, यहाँ पे हिंट्स में भी दिया हुआ है, तो हिंट्स में देख लें वही चीज लिखा हुआ है कि दूसरे पोटैटो को पिक करने के लिए अब उसने कितना ट्रेवल किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3, ये कैसे हो रहा है, अब सेकंड पोटैटो को जब वो उठाने जाएगी तो क्या किया होगा उसने, फर्स्ट पोटैटो के लिए दौड़ी तो उसने कितना ट्रेवल कर लिया, उसने जो है 10 मीटर का ट्रेवल कर लिया, सेकंड को जब उठाने जाएगी, टोटल ये बता रहे हैं यहाँ पे, टोटल सेकंड पोटैटो उठाने के लिए टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट के लिए 10 किया, सेकंड के लिए जब वो दौड़ेगी तो कितना दौड़ना होगा, 5 प्लस 3, यानी 8 मीटर जाएगी और 8 मीटर आएगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, आपका 16 हो गया, यानी 2 पोटैटो उठाने के लिए उसको टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, ये ट्रेवल करना पड़ेगा, इन्होंने हिंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली आप डायग्राम से ये चीज आप देख पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना उसने ट्रेवल किया 10, सेकंड के लिए कितना ट्रेवल करेगी, यहां से अभी सेकंड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बैकेट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, अब वो 8 उठाएगी 8 वापस करेगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। थर्ड के लिए आप देखें 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 22, ऐसे फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, A4 आ जाएगा, ऐसे ही आप जो है A10 तक निकाल लीजिए, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अब फिफ्थ पोटैटो को जब उसको पिक करना होगा तो कितना ट्रेवल करना होगा, पहला पोटैटो 5 पे रखा है, सेकंड आपका 3 पे, थर्ड आपका 3 मतलब नेक्स्ट थ्री, यानी कितना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 4 बार जो है 3 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, डायग्राम से आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 इज कमिंग हाउ मच 34 A5, ऐसे ही सिक्स आप निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा, A6 की वैल्यू 40 मिल जाएगी, ऐसे ही आप 10th यानी लास्ट निकाल लेंगे, टोटल कितना ट्रेवल किया उसने लास्ट वाले पोटैटो को उठाने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज कमिंग हाउ मच 64, यानी अब आप देख लीजिए आपने सारे वैल्यू जब निकाल लिए तो अब आप जो है फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, अब आप चाहे तो डी वाला लगाएं ए वाला लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो डी वाला लगाना थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता है, एल वाला लगाना आसान होता है, तो एल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशंस, एबव एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये जो आपका सीरीज बन रहा है वो क्या बना रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, इट इज एन एपी, क्यों एपी फॉर्म कर रहा है, डी निकाल के देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो एपी बनाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, कोई भी दो टर्म आप पकड़िए, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, 6 को पकड़ लीजिए, तो 6 में आ रहा है 40 माइनस 34 इज कमिंग हाउ मच 6, ऐसे ही आप जो है a2 माइनस a1 को पकड़ लेंगे तो वो भी आपका 6 आएगा, a3 माइनस a2 को पकड़ लेंगे वो भी आपका जो है
6 आएगा, ठीक है ना। तो 16 माइनस 10 ये कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। ऐसे ही 22 माइनस आपका 16 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी डी आपका जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। इट मींस दीज आर फॉर्मिंग एन एपी, ठीक है। अब एपी फॉर्म कर रहा है, ए पता है, एन पता है, आपका डी भी पता है, आपका एल भी पता है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एल वाला फॉर्मूला यूज किया है आसानी के लिए, इसको जो है कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। तो एन कितना है आपका, एन टोटल कितने हैं 10 है, 10 पोटेटोज को उसने रन किया था, तो 10/2 हो जाएगा, यानी 5 हो गया यहाँ पे। ए कितना है आपका 10 और एल कितना है आपका 64, यानी 10 + 64, दिस इज कमिंग हाउ मच, S10 = 370 मीटर। Therefore, the total distance has to run by the competitor is equal to 370 मीटर, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा कंपटीटर को, 370 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 5.3 का होता है द एंड। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये जो है चैनल कैसा लग रहा है, हमारे वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, हमारा जो है एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। जो हम नोट्स आप लोगों को यहाँ पे पीपीटी पे जो हम आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लग रहा है, और वीडियोस की क्वालिटी वगैरह आपको कैसी लग रही है, प्लीज आप जो है स्टूडेंट फीडबैक जरूर दें, ठीक है। फीडबैक जरूर दें आप ही के फीडबैक से स्टूडेंट हम इस चैनल में जो है इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट हम जो है कर पाएंगे। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हम अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करें, बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन वे हम जो है प्रोवाइड करें, बेस्ट जो है वीडियोस की क्वालिटी प्रोवाइड करें। अगर फिर भी आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप जो है कमेंट करें, प्लीज आप जो है कमेंट करें, वहीं से जो है इंप्रूवमेंट जो है पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कमेंट करें, हमें फीडबैक दें, तभी हमारा जो है चैनल और आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल से जो है फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सी चीजें अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे, लेकिन आप सीरियसली अगर स्टूडेंट स्टडी करने के मकसद से आप यूट्यूब को वॉच कर रहे हैं, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए ER मैथ एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ER मैथ्स एकेडमी, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम गारंटीड आपको बोल रहे हैं कि हम जो है क्लास 9th से लेकर के बैचलर के डिफरेंट जितने भी आपके बैचलर कोर्सेज होते हैं, और जिस जिस सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हम हर एक क्लास के मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जो है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जहां जहां मैथमेटिक्स का यूज होगा, हम सारे मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज जो है इस चैनल को अपने आसपास के स्टूडेंट से शेयर करें, जिस भी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 12th के हैं, 11th के हैं, बैचलर के हैं, जिस भी जो है ग्रेड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स उनके सिलेबस में है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को वहां तक पहुंचाएं, उनके तक पहुंचाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स जो है सिखाएंगे और उनको मैथमेटिक्स का मास्टर बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि ये चैनल और ग्रो करे और बहुत ज्यादा लोगों को इस चैनल से जो है फायदा मिल सके, ठीक है ना। देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।